भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारती यानी वाणी ज्योति, ज्ञान की देवी सरस्वती को भी भारती कहते हैं। तो यह है न्याय की वाणी, न्याय की ज्योति। इस YouTube चैनल का उद्देश्य जो है वो विधि के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करना। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे विचारों से, कार्य व्यवहार और आचरण से होता है। इसी से हमारा चिंतन और चरित्र बनता है। तो विधि के माध्यम से हम एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि विधि का उद्देश्य ही व्यवस्था उत्पन्न करना है। तो अगर हम कानून प्रिय हैं, कानून का पालन हमारे जीवन में करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अनुशासन होता है, एक व्यवस्था होती है, और यही अनुशासन और व्यवस्था एक आदर्श चरित्र का निर्माण करती है। तो हम एक आदर्श मनुष्य बनते हैं, आदर्श नागरिक बनते हैं, एक आदर्श पिता माता, और एक ये पूरी श्रृंखला है जो एक आदर्श परिवार बनता है, एक आदर्श समाज बनता है। तो हमें जो है विधि का पालन करना चाहिए, विधि को हमारे अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारा आचरण जो है वो विधि के अनुरूप होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने जो है जो अभी 15/5/26 को जो है भूतशाला वाले मामले में जो इंदौर खंडपीठ का जो निर्णय आया है, उस पर हम कानूनी दृष्टि से जो है विशेषकर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके परिप्रेक्ष्य में जो है हम इस निर्णय के वैधानिक पक्ष पर जो है एक अपना जो कहना चाहिए कि एक विवेचन कर रहे हैं। तो हमने जो पहला वीडियो इस श्रृंखला का जो बनाया था, उसमें हमने तो इस अधिनियम का जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा की थी। हमने जो दूसरा वीडियो इसी श्रृंखला का जो बनाया था, उस पर हमने जो है इस अधिनियम पर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय की जो न्याय दृष्टांत हैं उन पर चर्चा की थी। अब हम ये इसी श्रृंखला के जो है इस तीसरे वीडियो में जो है हम इस अधिनियम का और इस पर जो है जो न्याय दृष्टांत है उसका इस निर्णय पर क्या प्रभाव है, मतलब इस अधिनियम के प्रावधान और इस अधिनियम के प्रावधानों पर के संबंध में जो उच्चतम न्यायालय के जो न्याय दृष्टांत जो फिलहाल या जो कहना चाहिए कि इन रिसेंट में जो है आए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय कितना विधिपूर्ण है। तो हमने देखिए पहले देखा कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो था, इसकी भूरी प्रशंसा जो है वो आपके जो हैं, कौन सा मामला था, राम जन्मभूमि वाला मामला जो था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, एम सिद्दीकी वाला मामला ही बोलते हैं, एम सिद्दीक थ्रू एलार्स वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स, ये 2019 का मामला जो है जिसे हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस प्रकरण कहते हैं, और ये 5 जजों की बेंच ने इसको डिसाइड किया था। और इसमें जो है इस अधिनियम को जो है एक कहना चाहिए था कि इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ सेकुलरिज्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके द्वारा जो ये कहा गया कि ये जो है
ये इट प्रिवेंट्स जो है, ये हमारी जो है ये एक एक्ट जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, तो उनके बीच की जो फैद जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। और तीसरी बात जो इसके बारे में कही गई कि ये हमारे जो अतीत के जो विवाद हैं, है ना, उन अतीत के विवादों को जो है वो हम वर्तमान में शांति भंग करने का माध्यम उपकरण नहीं बनने दे सकते हैं। तो ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है एक विधायी और संवैधानिक प्रयास है। तो इस अधिनियम की एक कहना चाहिए कि आवश्यकता, इस अधिनियम का औचित्य, इस अधिनियम की जो कहना चाहिए महत्व, संवैधानिकता के बारे में जो है इस बाबरी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले मामले में जो है कुछ पेजेस जो है जजमेंट के जो है इसी के लिए समर्पित है। तो अब इसके बाद क्या होता है, वो जो दूसरा निर्णय जो इसमें आया, मतलब जो वो ज्ञानवापी वाला जो मामला था उसमें वो एक इंटीम एप्लीकेशन का मामला था। वहाँ पे एक सिविल सूट लगा और उसमें जो है सर्वे के लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो वो ऑर्डर जो है जब चैलेंज हुआ तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को वहाँ चैलेंज किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको जो है हाई कोर्ट ने मेंटेन करा। हालांकि पहले सीधे पहुँचे थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट ने उसमें ये आए लोग ज्ञानवापी वाले मस्जिद पक्ष के लोग, तो उस ऑर्डर को जो था हाई कोर्ट ने मेंटेन रखा। फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो जो जजमेंट था जिसको जो है हम किस नाम से जानते हैं, वो जजमेंट जो था ये जो था मामला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वर्सेस राखी सिंह वाला जो था, ये इसमें जो है ये 3 जजेस की जो बेंच थी, जिसमें हमारे जस्टिस जो थे चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब जो थे, तो इनकी बेंच ने जो है अपना जो है ऑर्डर डेटेड जो था 4/8/23, ओके। तो ये 4/8 इसके द्वारा जो है इन्होंने भी जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन किया। लेकिन इस ऑर्डर में जो है कोई ऐसी मतलब ये एक्ट को लेके, हालांकि इसमें जो मस्जिद पक्ष जो था उसकी मुख्य आपत्ति जो थी वो यही थी कि जो है ये एक्ट के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जो है सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल, सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल अंडर ऑर्डर रूल 711 जो है D। तो इसलिए जो है इस तरह का जो है ऑर्डर जो है वो पास नहीं हो सकता है। वैसे भी जो है फर्स्ट इट इज़ टू बी सीन वेदर द सूट इज़ लीगली मेंटेनेबल और नॉट। हालांकि इसमें वो एप्लीकेशन भी लगी थी पर वो डिसाइड नहीं हुई। हालांकि बाद में फिर वो जब डिसाइड हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो उसको खारिज किया, मेंटेनेबिलिटी वाली एप्लीकेशन। हाई कोर्ट ने उसको मेंटेन किया और शायद वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टिल पेंडिंग। तो मेंटेनेबिलिटी आपकी सूट जो है मतलब ये एक इसका जो पक्ष था, तो इसमें जो ये ज्ञानवापी वाली मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वे का जो ऑर्डर था उसको सिर्फ ये इस आधार पर जो है उसको मेंटेन करा हाई कोर्ट के ऑर्डर को कि जो है जो ऑर्डर 26 रूल 10A जो वो है कि उसमें साइंटिफिक जो है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो इस तरह का ऑर्डर्स हो सकता है उसकी लाइट में। पर प्रश्न पहले इसमें यही था कि भाई सूट इज़ मेंटेनेबल और नॉट। तो ये इन समस्त इनकी आपत्तियों को जो है वो जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का 3 जज की बेंचेस का जो ऑर्डर था, ऑर्डर है स्टिल वो जो 4/8/23 का जो था उसमें जो है इस जो है इनकी ये आपत्ति जो थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो आपत्ति थी उस पर विचार उसको डिस्कस नहीं किया गया। पहली बात तो यही थी। तो ये भी अपने आप में जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास कर रहा है
तो वहाँ पर उनकी आपत्ति को या इनकी जो अलग से एप्लीकेशन थी उसको डिसाइड करना चाहिए था, क्योंकि देयर इज क्लियर प्रोविज़न इन द एक्ट, मतलब इन दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 में जो है उसकी सेक्शन 4 में जो है वो क्लियर कट है। सेक्शन 4 में जो है वो क्लियर कट ये है कि इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन द 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। तो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर जो था उसके बारे में अब कोई छेड़छाड़ नहीं होना है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना है, उसका कोई डिटर्मिनेशन नहीं होना है। जो अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। इसके बाद वाली जो है 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई जो है कोई मतलब छेड़छाड़ होती है तो वो अलाउ नहीं है। उसके लिए जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है वो परमिसिबल है। लेकिन इसके संबंध में कह दिया गया आगे, और इसमें जो प्रावधान जो है इसी का 4(2) में जो जोड़ा गया कि अगर कोई इसमें जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो पेंडिंग है, इफ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स, अगर पेंडिंग है तो वो अवेट हो जाएगी, और कोई नई उसमें इस तरह के जो मामले हैं 15 अगस्त 1947 वाले उन पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो ये तो when the suit is not maintainable, how any other proceeding can be done in any legal proceedings। तो ये इसलिए जो है यहाँ पर पहली बार जो है वो कहना चाहिए कि न्याय का तराजू डगमगाया। भाइयों बहनों, तो ये जो ज्ञानवापी वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 3 जजेस की बेंच ने जो दिया था, वो ऑर्डर असल में जो बाबरी मस्जिद का जो निर्णय था उस निर्णय की एक तरीके से कहना चाहिए कि उस निर्णय में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो जिस प्रकार से जो है महिमा मंडन किया गया उसके बिल्कुल ये विपरीत होने के साथ ही जो है एक कॉमन जो है अपन लॉ की भी बात करते हैं, सिविल लॉ का ये प्रिंसिपल है कि फर्स्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट इज सीन। तो वो उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11D जो है कि इफ सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, तो ये उसको देखा जाता है। तो जब इस एक्ट के अनुसार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार ये इस तरह का सूट जो था वो मेंटेनेबल नहीं था, तो एसी में जो है किसी तरह का भी कोई ऑर्डर नहीं हो सकता था। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये भी है कि ये थोड़ी है कि मतलब जो है आप जो कमीशन जारी करने का जो मामला है तो वो वहाँ पर ही होता है कि फर्स्ट सूट फाइल हो जाए, उसकी मेंटेनेबिलिटी का प्रश्न डिसाइड हो, उसके बाद जो है उसमें WS आने के बाद, है ना, इश्यूज बनने के बाद एविडेंस रिकॉर्डिंग के समय अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो है कोई पक्षकार इतना सक्षम नहीं है कि वो कोई अपने लिए एविडेंस को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, तो फिर कोर्ट जो है वो न्याय के हित में जो है किसी तथ्य को समझने के लिए कमीशन जारी करती है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी पार्टिकुलर पक्ष के ये सेटल प्रिंसिपल इवन इन केसेस ऑफ इशूइंग कमीशन जो है कि नो कमीशन कैन बी इशूड टू कलेक्ट एविडेंस फॉर ए पार्टी टू दी प्रोसीडिंग टू दी सूट। तो यहाँ तो आपने एक पार्टी के लिए जो है एविडेंस, जबकि सूट की मेंटेनेबिलिटी का प्रश्न भी उसमें है। तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक मामला जो है जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का जो है इन जुडिशियल ऑर्डर्स बाय द जजेस क्लियरली, क्योंकि वो मतलब इट इज़ ए केस। हम क्या कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू हैव बी डन। हियर नाउ आई कॉइन अ न्यू फ्रेज के injustice was not only was done
बट इट अपीयर्स टू हैव बीन डन। ओके, तो यहाँ पर जो है इस मामले में न्याय का जो तराजू था वो डगमगाया, वो उसमें संतुलन नहीं रहा। तो अब इसके बाद क्या होता है कि एक दूसरा, अब ये इस एक्ट को की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए जो है एक हमारे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं अश्विन उपाध्याय जी, तो उन्होंने जो है एक ऑडिट पिटीशन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। तो उस पिटीशन के संबंध में जो है उसका नंबर है 1246/20 अश्विनी कुमार विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस पिटीशन में जो है हमारे उस समय के जो CJI रहे जस्टिस संजीव जो है खन्ना साहब जो थे, और उनकी ओर उसमें PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन जो थे, उन्होंने जो है उसको उनकी पिटीशन को जो है फाइनल हियरिंग के लिए अलाउ करते हुए उसमें ये कहा कि इस मतलब एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जो है वो निराकरण होने तक जो है अब इस तरह का कोई मामले फाइल हो बट देट विल नॉट बी रजिस्टर्ड। उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया 12/12/24 को, और उसमें कोई भी जो है वो इंट्रीम या फाइनल ऑर्डर इंक्लूडिंग दी ऑर्डर एज टू सर्वे SI सर्वे विल नॉट बी पास्ड। तो इस तरह का जो है उन्होंने जो है इस तरह के SI सर्वे पर पूरी तरह जो है इस एक्ट की संवैधानिकता के प्रश्न का जो है अंतिम निराकरण होने तक वो प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद जो है ये 2 मामले हुए। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ये मामला जो था बहुत साला मौलाना कमालुद्दीन वाला जो मामला जो था वो यहाँ पर जो है वो चल रहा था। अब इस मामले में जो है कम से कम 6 पिटीशन है, मतलब इसमें 6 पिटीशन है, और ये इस निर्णय हुआ है इसमें अभी आपका 15/5/26 को उसके द्वारा 2 पिटीशन, रिट पिटीशन नंबर 10497/22 हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और रिट पिटीशन नंबर 104/2022 जो है कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 2 पिटीशंस जो हैं वो अलाउ की गई हैं, और बाकी जो 4 जो अन्य पिटीशंस जो हैं वो सब, जिसमें एक रिट अपील भी है, वो सब निरस्त की गई हैं। तो अब जो है अब इसमें एक नया मोड़ आता है इस एक्ट के संबंध में जो है एक कुछ आप देखिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया और उसका प्रभाव जो है हमारे इस जो भोसाला वाला जो डिवीज़न बेंच का जो निर्णय है उस पर किस तरह पड़ता है। तो हुआ ये था कि यही जो रिट पिटीशन थी नंबर, ये आपके हिंदू फ्रंट की जो रिट पिटीशन थी वो अंडर आर्टिकल 226 PIL, तो इसमें जो है कोर्ट ने जो है सर्वे का ऑर्डर किया था। तो जो सर्वे का ऑर्डर किया था वो ऑर्डर जो था वो ऑर्डर हुआ कब 11/3/24 को। दी ऑर्डर पास ऑन 11 मार्च 24 को पास किया गया था सर्वे का ऑर्डर, है ना। तो अब इस ऑर्डर को जो है ये जो मौलाना कमालुद्दीन वाले जो थे मास्क वाले, इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो उसके आधार पे जो है इनकी रिट पिटीशन बनी जिसको अपन कहते हैं स्पेशल लीव टू अपील सिविल नंबर 7023/24। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1/4/24 को जो था एक ऑर्डर किया जिसमें जस्टिस ऋषिकेश राय थे और प्रशांत कुमार मिश्रा जी, ये 2 ऑनरेबल्स थे। तो इन्होंने जो है मतलब अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है सर्वे को रोका नहीं, पर इन्होंने ये कहा, ये ऑर्डर्स भी है कि जो है कि मतलब जो है
कोर्ट विल नॉट टेक एनी डिसीजन, एनी फाइनल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिपोर्ट। ये इसमें लिखा कि जो है इसमें बहुत जो चीज़ें की गई कि इन द मीन टाइम नो एक्शन शुड बी टेकन ऑन द आउटकम ऑफ द सर्वे ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट अंडर द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 11/3/24। और एक चीज़ और कि इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट नो फिजिकल एक्सकेवेशन शुड बी अंडरटेकन विच विल आल्टर द कैरेक्टर ऑफ द भोजशाला टेम्पल कम कमाल मौला मास्क एट धार डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें कहा कि नो, इसमें जो भी है इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। नो एक्शन शुड बी टेकन ऑन द आउटकम ऑफ द रिपोर्ट, मतलब कोई फाइनल डिसीजन नहीं होना है। ठीक है, अब ये हो जाता है साहब। अब इसके बाद जो है ये ऑर्डर आपका था 1/4/24 का। 1/4/24 के बाद फिर क्योंकि इसमें इनकी जो आपत्ति वही इस एक्ट को लेकर ही थी कि इस एक्ट के परिप्रेक्ष्य में जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर बाद में जो है वो इनका क्योंकि इस बीच जो था, देखिए अब यहाँ भी ये हुआ कि ये जो ऑर्डर था आपका 1/4/24 का, ये इस हालांकि इसमें जो है इसमें ये तो कहा गया कि मतलब जो है वो सर्वे के आधार पे कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी, लेकिन प्रश्न ये था कि जो पूर्व का जो जजमेंट था, मतलब जो अश्वनी कुमार वाली पिटीशन में जो ऑर्डर हुआ था कि मतलब इसमें कोई सर्वे का ऑर्डर भी नहीं होगा, तो इन व्यू ऑफ दैट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 3 जजेस, बेंच ऑफ 3 जजेस, तो इन्हें जो है उस जजमेंट की लाइट में जो है वो सर्वे के ऑर्डर को स्टे करना चाहिए था। तो इट इज़ अगेन यहाँ भी न्याय का तराजू जो था वो डगमगाया। ओके, हालांकि इसमें इन्होंने कहा कि भाई उसके आउटकम पे कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन चलिए अब आगे क्या होता है कि इसके बाद क्योंकि इनकी जो आपत्ति थी वो यही थी कि इसमें जो है वो कोई अंतिम निर्णय नहीं ले जाएगा। अब होता क्या है, अब ये इनकी जो आपत्ति ये थी कि मतलब एक्ट को लेके के परिप्रेक्ष्य में जो है ये जो प्रोसीडिंग चल रही है वो मेंटेनेबल नहीं है। अब इसके बाद फिर इसी उसमें जो है इनकी ये जो पिटीशन थी जो मौलाना कमालुद्दीन वाली, इसमें 2/1/25 को फिर जो एक ऑर्डर हुआ, इसमें जो थे ऑनरेबल जो थे वो थे जस्टिस ऋषिकेश तो वही थे और एक जस्टिस SVN भाटिया थे। इन्होंने जो कहा कि इट इज़ पॉइंटेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज दैट द रिट पिटीशन सिविल, ये 1246 जो अपने अश्विनी कुमार उपाध्याय उनकी, सीकिंग इंटर एलिया द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 is pending, where interim orders was passed by the bench headed by Honorable Chief Justice of India on 12/12/24 को, जो हमने पहले बताया वो ऑर्डर हुआ है। तो अब ये जो दी रजिस्ट्री शुड अकॉर्डिंगली ऑब्टेन नेसेसरी ऑर्डर्स फ्रॉम Honorable the Chief Justice and take this matter along with other pending cases. All contentions are left open for the parties to argue when the matter is taken up. तो ये ऑर्डर हुआ था 2/1/25 को। अब इसके बाद फिर क्या होता है, बात आगे बढ़ती है, ये चलता रहता है मैटर, और फिर आता है आपका 22 जनवरी 26। इस दिन जो है, क्योंकि अगले दिन 23 को बसंत पंचमी और फ्राइडे एक ही दिन आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है इन्होंने पिटीशन लगाई कि भाई वहाँ कोई अव्यवस्था या कोई और अशांति और स्थिति ना, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ऑर्डर तो जो है, अच्छा अब एक ऑर्डर जो था, अब यहाँ पे 3 जजेस की बेंचेस है हमारी, एक चीफ जस्टिस सूर्यकांत, दूसरे जस्टिस जॉय माल्या,
बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली। तो एक ऑर्डर तो उन्होंने मतलब उस बसंत पंचमी के दिन कैसे आपको पूजा और नमाज दोनों संपन्न कराना है, इसके संबंध में जो है उन्होंने ऑर्डर किया। अच्छा, ये ऑर्डर जो पास किया वो जो है उनकी पिटीशन अश्विनी कुमार की 1246/20 उसमें पारित किया। और उसी दिन जो है एक सेकंड ऑर्डर जो पारित किया गया, वो ऑर्डर जो था वो मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी वाली जो पिटीशन थी 7023/24, इस रिट पिटीशन में वो आदेश पारित किया गया। तो बसंत पंचमी, अब प्रश्न उसमें ये था कि जब ये अश्विनी कुमार की रिट पिटीशन में मतलब ये जो इनकी रिट पिटीशन थी मौलाना कमालुद्दीन वाली, वो उसमें टेक हो गई, तभी वो उसमें जो है वो ऑर्डर पारित किया गया। तो वहाँ तक ठीक था। लेकिन अब जो है उसी दिन जो है ये दूसरा जो ऑर्डर पारित किया गया, ये ऑर्डर में ये जरूर लिखा है कि ऑन दी ओरल रिक्वेस्ट एंड विद द कंसेंट ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज द स्पेशल लीव पिटीशन इज टेकन ऑन बोर्ड फॉर फाइनल डिस्पोजल। मतलब अब ये जो था, ये इनकी मौलाना कमालुद्दीन वाली जो पिटीशन थी 7023 वाली, इसको जो है 22/1/26 के एक दूसरे ऑर्डर के, एक तो बसंत पंचमी वाला हुआ और एक दूसरा ऑर्डर के द्वारा इसमें जो है ऑर्डर पारित किया गया। इसमें जो है डायरेक्शंस भी दी गई और इसमें, हालांकि ये कोई बहुत विस्तृत आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ट्रायल कोर्ट से ये कहा गया कि मतलब नाउ द केस लेट इट बी डिसाइडेड फाइनली। मतलब एक तो ये चीज़ कर दी गई और दूसरी बात ये कही गई कि जो है जितनी भी जो भी आपत्तियाँ हैं लेट इट बी डिसाइडेड बाय द डिवीज़न बेंच। मतलब दो बात हो गई कि फर्स्ट जो रिट पिटीशन, जो भी मामले यहाँ पे डिवीज़न बेंच के सामने हैं, उसमें जो भी ऑर्डर्स हैं लेट इट बी डिसाइडेड फाइनली। और दूसरा ये कि जो है वो जितनी भी इनकी जो आपत्तियाँ हैं वो उनको डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करें। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये जो वहाँ जो बसंत पंचमी के दिन के एक दिन पहले जो ये 22/1/26 को जो ऑर्डर पारित किए गए, तो पहला तो ये था कि ये मामले जो है आपके अश्विनी कुमार वाली पिटीशन में सब टेक थे, तो फिर ये अलग से जो है ऑर्डर हुआ, इसकी क्या औचित्य आवश्यकता थी। मतलब दूसरा ये भी था कि मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का ऑर्डर हो चुका था कि सर्वे के आधार पे उसके आउटकम पे कोई अंतिम निर्णय नहीं होना है। और उसके पहले जो ऑर्डर हुआ था जस्टिस खन्ना वाला, जब ये सारी जो है प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया था, तो ये एक कॉन्ट्रेरी जो डिसीजन इसमें लिया गया वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो है वो न्याय के तराजू को कहीं ना कहीं असंतुलित होते हुए प्रकट करता है कि भाई ये कहीं ना कहीं पूरे एक्ट का जो है वो उस पर कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं ये सारे जो निर्णय हैं, ज्ञानवापी वाला निर्णय और उसके बाद ये जो निर्णय है, वो सब कहीं ना कहीं उस एक्ट के पर्पस को उसकी ताकत को जो है कहीं ना कहीं ये दोनों मामले कमज़ोर कर रहे हैं। जब जो है जो अश्विनी कुमार वाले मामले में जब सारी प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई है, तो फिर इसमें क्यों नहीं पहले वो ये गए जब तब जो है जो 25 से उसका जो ऑर्डर था सर्वे का, उसको जो है उसको स्टे करना चाहिए था 1/4/24, वो क्यों नहीं किया गया? प्रश्न ये है वो क्यों नहीं किया गया। उसके बाद भी फिर वो चलो वहाँ उसको टेक कर दिया, तो फिर उसको वहीं पे उसके साथ रहना चाहिए था। उसको अलग करके उसको वहाँ जोड़ने के बाद फिर जो है आपने उसको, चल अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये आ गए साहब फिर यहाँ पे है ना बेंच के समक्ष, इंदौर बेंच, डिवीज़न बेंच के समक्ष। यहाँ पर इन सब की बहुत सारी आपत्तियाँ थी कि आफ्टर ऑल इट इज़ ए मैटर ऑफ, इट इज़ ए केस ऑफ सिविल नेचर रिक्वायरिंग जो है प्लेथोरा ऑफ एविडेंस कांट बी डिसाइडेड इन रिट पिटिशन इवन एज ए PIL अंडर आर्टिकल 226। ये सारी आपत्तियाँ जो थी, और फिर एक आपत्ति जो इनकी थी एक्ट को लेके, तो इन्होंने जो है शायद इस निर्णय में जो है
जो चीज़ आ रही है वो ये है कि भाई ये सब रिट पिटिशन पे कोई टाइटल डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अगर आप उसका रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं तो वो भी परमिसिबल बाय लॉ नहीं हैगा। और दूसरी बात, जो कुछ उसका परिणाम जो है वो तो बहुत ही खतरनाक परिणाम है, वो तो पूरी प्रकार से जो है न्याय की धज्जियाँ उड़ा देता है। ये अपने आप इस निर्णय को बहुत ही जो है कहना चाहिए कि एब्सर्ड इन लॉ, मतलब लॉ में भी एब्सर्डिटी होती है ना, तो ये जजमेंट जो है एक तरीके से परवर्स, जैसे परवर्स फाइंडिंग होती है ऐसे ये एब्सर्ड परवर्स जजमेंट है, एब्सर्ड जजमेंट इन दिस सेंस कि एक तो वो एक्ट, अब इसमें जो एक दिया गया है कि साहब ये तो रिट प्रोसीडिंग्स हैं, तो एक्ट में ही प्रावधान है। एक्ट में भी जो है प्रावधान दिया गया है कि अपील आर अदर प्रोसीडिंग्स, मतलब इसमें अदर प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग जो एनी लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग जो है प्रोसीडिंग अंडर रिट पिटिशन। तो ये कुल मिला के जो था, अब प्रश्न ये था कि जो है वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया कि लेट द पिटिशन पेंडिंग बिफोर डिवीजन बेंच बी डिसाइडेड फाइनली। तो अब इनको तो एक मतलब डिवीजन बेंच के समक्ष एक आधार हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वह जो भी गलतियां की हो, चाहे वहाँ पे जो भी न्याय की तराजू को जो है कहीं ना कहीं जो है वो संतुलित ना रही हो, लेकिन यहाँ पे जो आया मामला, तो अब ये डिवीज़न बेंच ये कह सकती है कि मतलब हमें अलाउ कर दिया। तो अब वहाँ से अलाउ इस शर्त के साथ था कि यू आर टू डिसाइड ऑल ऑब्जेक्शन रेज बाय पार्टीज टू दी प्रोसीडिंग्स। तो इनके सभी ऑब्जेक्शन जो थे उनको डिसाइड करना चाहिए था। इनके जो ऑब्जेक्शन खासकर जो था वो रिट पिटिशन को लेके उसकी पब्लिक कैरेक्टर इन द सेंस के साथ ये PIL है, दूसरा आर्टिकल जो है सेक्शंस जो है 3-4 की जो आपत्तियां हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक स्पेशल प्रोविज़न 1991 की जो मेंटेनेबिलिटी वाली जो बात है, जैसे अभी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी मीनाक्षी वाले मामले में मेंटेनेबिलिटी की बात की जो है, तो फिर जो है वो तो हर मामले में वही मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट में प्रोसीडिंग्स को भाई पहले आप एंटाइटल है कि नहीं। हालांकि मीनाक्षी वाले मामले में जो थी यहाँ तो न्याय की हत्या हो रही थी, उसे बचाना था, क्योंकि वहाँ जो है मेंटेनेबिलिटी आप देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तो मेंटेनेबल भी था क्योंकि वहाँ पे जो है वो मामला फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का मामला था। दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट को एक कैंडिडेट नहीं देखना था, वहाँ तो चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक और जो है पारदर्शी चुनाव की रक्षा करनी चाहिए थी, वो उसकी ड्यूटी में है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के साथ जो है गार्जियन एंड कस्टोडियन ऑफ दिस वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी का जो ऑब्जेक्शन बड़ा टेक्निकल होकर जो है कहना चाहिए कि दी एंड्स ऑफ जस्टिस आर हायर देन दी एंड्स ऑफ टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ। लेकिन जहाँ पे मामला जो है इस तरह का जो है संपत्ति का विवाद है, जो सिविल कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए था, जिसकी मेंटेनेबिलिटी को देखा जाना चाहिए था, और जो मामला ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है, और वो अधिनियम जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जो है वो मामला टेनेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है किस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट, उसके बाद के जो जजमेंट हमने देखे, उसमें किस प्रकार जो है, और आखिर भी ये यहाँ पर जो उसकी पूर्णाहुति होती है, उसका समापन होता है। तो कुल मिला के जो है इन सब मामलों में जो है जो एक मामला मतलब एक प्रकार से एक न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है, इससे जो है न्यायिक गरिमा भी, जो एक उसका डिग्निटी ऑफ एंड मैजेस्टी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, आवर लॉ, जस्टिस, वो सब कहीं ना कहीं जो है एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारा मतलब न्याय व्यवस्था की तो बात छोड़ो, एक व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है वो हमें वो जिसको कहते हैं ना
सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाती है। भाई जजेस तो जो है नेक्स्ट टू गॉड होते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ना हो तो फिर वो तो न्याय की रक्षा ही नहीं हो सकती है। न्याय तो वहाँ पे जो है अन्याय में बदल जाएगा। और इस मामले में जो है पूरे जो आपका जो इसी श्री भौसाला वाले मामले को लेकर चले हम, तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 26/1 का जो था, और उसके बाद फिर ये जो ऑर्डर 15/5 को जो डिवीज़न बेंच ने किया है, ये ऑर्डर्स जो हैं अब कहीं भी जो है न्याय की आत्मा को संतुष्ट नहीं करते हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ intellectual dishonesty amounts to miscarriage of justice, leading to decline of rule of law. धन्यवाद, नमस्कार।